नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी है। ब्लाइंड मर्डर्स के बारे में मैं लगभग हर एपिसोड के शुरुआत में बताता हूं। आज भी ऐसा ही एक ब्लाइंड मर्डर जिसको बड़ी मुश्किल से और तमाम तकनीकों का इस्तेमाल करके पुलिस ने खोला था। आज की घटना में जो हत्या का कारण था वो नशा था और बहुत ही गंभीर समस्या है ये नौजवानों के लिए आजकल देश में। घटना बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन किस कारण से ये घटना हुई वो कारण बड़ा है। इसलिए आज का ये ब्लाइंड मर्डर्स की सीरीज में आज का अपराध गंभीर अपराध की श्रेणी में है और आपके लिए ये जानना जरूरी है। घटना इंदौर की है। तारीख थी 28 जुलाई 2022। हालिया घटना है। 28 जुलाई 2022 की रात में इंदौर के बाणगंगा इलाके में एक फूड डिलीवरी बॉय की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। चूंकि जिस कंपनी का वो डिलीवरी बॉय था, पुलिस ने फौरन उस कंपनी से संपर्क किया, डिलीवरी बॉय के बारे में जानकारी की, कौन सा सामान या कौन सा खाना कहां डिलीवर करने जा रहा था ये पता लग गया। क्योंकि सब ऑनलाइन डिलीवरी में आप जानते हैं सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं और इलेक्ट्रॉनिकली स्टैम्प्ड होती हैं। जो खाना वो डिलीवर करने जा रहा था, जो 3 आदमियों का खाना, 3 ऑर्डर्स को वो कंप्लाई करने जा रहा था, खाना सब उसके पास थे, गायब था। खाने का जो बैग पीछे बड़ा सा बैग वो लगा के चलते हैं अपनी गाड़ी में, वो भी गायब था। उसके जेब में एक भी पैसे नहीं थे। डिलीवरी के जो कूपन्स होते हैं प्रति हस्ताक्षरित करने के लिए जो लिस्ट होती है वो भी गायब थी। अपराध चाकुओं से हुआ था। चाकुओं से बुरी तरह से घायल वो व्यक्ति, वो लड़का स्वयं चलकर अस्पताल पहुंचा। लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसका रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत की लेकिन उसको बचा नहीं पाए। मृतक के मरने के पहले जो परिजन वहां पहुंच पाए, उसने अपना नंबर बताया था निजी अस्पताल में जहां वो चल के गया था। डिलीवरी बॉय सामान्य रूप से आसपास की जगहों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि उनको लगभग पूरे शहर में या जिस लोकेलिटी का वो इंचार्ज होता है उस तरफ के घरों की जानकारी होती है, जहाँ जहाँ उसने फूड डिलीवर किया है, जहाँ से पैसा लिया है, या कभी कभी तो बहुत अच्छे और स्मार्ट डिलीवरी बॉयज़ मकान नंबर तक की जानकारी रखते हैं। बहरहाल उसने अपने परिजनों को ये बताया कि 3-4 कम उम्र के लड़कों ने चाकुओं से उसे घायल किया है। थोड़ी देर बाद उसने जब दम तोड़ दिया तो पुलिस आई। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। लड़के ने जिस जगह पर घटना होना बताया था, पुलिस वहां पर पहुंची। काफ़ी खून वहां गिरा हुआ था। जिस मोटरसाइकिल से वो था उसके भी टंकी पर नीचे तमाम जो इंजन के पास के स्थान होते हैं वहां पर बहुत ढेर सारा खून मिला था। खून के सैंपल इकट्ठा किए गए। मौके से खून आलूदा मिट्टी ली गई। डॉग स्क्वाड बुलाया गया। लेकिन चूंकि उसकी गाड़ी पेट्रोल की थी तो डॉग स्क्वाड उसकी स्मेल, जो पेट्रोल डीजल की स्मेल को, जो ह्यूमन स्मेल है उसको पेट्रोल डीजल की स्मेल ओवर पावर कर देती है। इसलिए डॉग उसको सेंस नहीं कर पाता। इसलिए बहुत कोई लाभ नहीं हुआ। फॉरेंसिक टीम ने अपना काम किया। फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ बनाए गए।
इंदौर बड़ा शहर है और तमाम फूड डिलीवरी की कंपनियां वहां काम करती हैं। जैसे ही इसकी हत्या की खबर सुनी, वैसे ही डिलीवरी बॉयज़ की तरफ से, यानी उनके संस्थान की तरफ से, इस संबंध में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को तमाम ज्ञापन दिए गए और ये भी कहा गया कि डिलीवरी बॉयज़ हड़ताल पर जाने की कह रहे हैं। हालांकि वो बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता डिलीवरी बॉय हड़ताल पर जाने की, क्योंकि वो तो रोज़मर्रा काम करके कमाने वाले लोग होते हैं। जितनी डिलीवरी करेंगे उतना पैसा उनको प्रतिदिन या एक हफ्ते के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन फिर भी डिलीवरी बॉयज़ के प्रति लोगों की सहानुभूति होती है, क्योंकि मेहनत करते हैं, समय सीमा का पालन करते हैं और जो जिस ब्रांड या जिस कंपनी के लिए वो काम करते हैं उसका नाम खराब न हो, इसके लिए उनको जाना जाता है। बहरहाल पुलिस पे बहुत प्रेशर हुआ। जहाँ पर ये इसको चाकू मारा गया था वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं लगी थी। पुलिस कई दिन तक परेशान रही, कुछ भी पता नहीं लगा। इसके बाद पुलिस कमिश्नर इंदौर ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। घटनास्थल के आसपास 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनकी फुटेज इकट्ठा की गई। वहां से उस समय गुजरने वाले और उस थाना क्षेत्र के अपराधियों से पूछताछ शुरू की। करीब करीब 200 लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। मोबाइल टावर्स की आईडी लेकर डंप डाटा इकट्ठा किया गया और वहां पर पीएसटीएन नेटवर्क जो है, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, उसको भी खंगालने की कोशिश की गई कि किसी लैंडलाइन नंबर का पता लगे, किसने आने जाने की बात बताई, किसको पता था कि यहाँ डिलीवरी करने आ रहा है। तमाम सवाल पुलिस के दिमाग में रहते हैं जिनका जवाब वो ढूंढती है। फिर भी कुछ नहीं पता लगा तो एक एसआईटी पुलिस कमिश्नर ने बनाई। पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि कैसे भी हो आखिर इस डिलीवरी बॉय की हत्या क्यों हुई, ये जानना बहुत ज़रूरी है और किन किन ने इसकी हत्या की ये भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी कोशिश के बाद, यानी मैंने आपको बताया कि 28 जुलाई 2022 की ये घटना थी और करीब करीब 10 दिन निकल गए थे। तब तक मोबाइल के डंप डाटा के रिजल्ट्स आ गए उस इलाके में उस समय पर, क्योंकि मृतक ने मरने के पहले जो समय बताया था कि फला समय पर, मैंने कागज में नोट कर रखा था कि फला समय पर फला जगह मैंने डिलीवरी की थी और वहाँ से जहाँ डिलीवरी करने जाना था वहाँ अंदाज से उसके 12 या 13 मिनट का समय लगता है। तो लगभग इस कैलकुलेशन से किस समय हत्या हुई होगी पुलिस ने ये निकाल लिया। ठीक उसी समय की उस टावर से कितनी कॉल गई, कितनी रिसीव हुई, कितनी अगले टावर से उस टावर तक आई, इन सब का कैलकुलेशन एक्सेल सीट पर किया जाता है। उसको करके कोई 10-12 नंबर निकाले गए, उनकी एनालिसिस की गई। जो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क है वहाँ से भी किन किन मोबाइल फ़ोन को फ़ोन किया गया, इसकी भी जानकारी की गई और करते करते 8वें दिन पुलिस कुछ कुछ सूत्रों पर, कुछ कुछ घटना के कारणों के नज़दीक पहुंचने लगी। नंबर के आधार पर पुलिस ने, जहां उनकी लोकेशन उस समय थी, घटना का जो संभावित समय था उसके 10 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, ये सामान्य गणित से आदमी निकालता है कि वो मारा है, उसके बाद वहाँ से तुरंत निकलने के चक्कर में थोड़ी आड़ ली होगी, गाड़ी अगर आ रही होगी तो उसको जाने दिया होगा, किसी गाड़ी की रोशनी न पड़े इसका ध्यान रखा होगा। तो ये सब मिला के जो 6-7 नंबर संदेही थे
उनको फिजिकली वेरीफाई करके उनको उठाया गया। जिन 2-3 लड़कों को उठाया गया वो सब बहुत कम उम्र के नाबालिग लड़के थे। उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। एक जो उसमें बालिग था उससे हर तरह की पूछताछ की गई और फिर घटना में शामिल सभी 5 लोगों के नाम पता लग गए। 5 को थाने पर लाया गया। थाने पर उनके साथ क्या व्यवहार हुआ होगा, नाबालिग को छोड़कर जो बालिग था, आप समझ सकते हैं। जो कारण समझ में आया कि जो उसमें नाबालिग 4 थे वो चारों नशे के आदी थे, स्मैक पीते थे और इस तरह की छोटी मोटी, और 5वां उनका गैंग लीडर था। नशे की पुड़िया देने के एवज में वो उनसे काम कराता था। उस दिन इनके पास पैसे की कमी थी। स्मैक की पुड़िया खरीदने भर को पैसा नहीं था, खाना खाने का भी पैसा नहीं था। ये लोग घात लगाकर बैठे कि कोई भी आएगा हम उसे लूटेंगे, विरोध करेगा चाकू मारेंगे। सबके पास चाकू थी, लेकिन अभी तुरंत हमें नशे के लिए पुड़िया खरीदना आवश्यक है। तभी ये बेचारा निरपराध डिलीवरी बॉय पीछे डिलीवरी का बड़ा बैग लेकर दिखाई पड़ गया। उसके नजदीक आते ही 5 उस पर कूद पड़े। वो शरीर से थोड़ा मजबूत था। उसने विरोध करने की पूरी कोशिश की, यानी कहें कि पूरा विरोध किया, लेकिन तब तक आगे पीछे से चाकुओं की बौछार कर दी। तब तक जब तक उसका बैग, उसके जेब के पैसे, पर्स और मोबाइल नहीं निकाल लिए। पर्पस उनका यह था कि अभी खाना तो तुरंत बैठ के कहीं खा लेंगे, जो पैसे मिले हैं उनसे पुड़िया खरीदेंगे स्मैक की। और जो उनका नशा फट रहा था, नशा फटना कहते हैं जब आपको नशे की जिसको कहते हैं नशे का, जब ऐसा लगता है कि अब नहीं मिला तुम परेशानी होने लगेगी, कार्विंग कहते हैं जिसे, क्रेव करना जिसे कहते हैं, तड़पना जिसे कहते हैं, ये स्थिति आ गई थी। तुरंत नशा न मिलने पर यह स्थिति और खराब होती है। ये सब नशेड़ी लोग जानते हैं और उन्होंने किया भी। बेचारे उस बेगुनाह सुनील की जान चली गई। पुलिस ने जब और कड़ाई से पूछताछ की तो ये नाबालिग 4 पहले भी 2 बार बच्चा जेल जा चुके हैं। किशोर सुधार गृह कहते हैं, जेल नहीं कहा जाता उनको, क्योंकि ये माना जाता है कि नाबालिग लड़कों को, आप जानते हैं कि अंडर एज बच्चों का ट्रायल भी अलग होता है, अलग उनकी फोर्स होती है, अलग उनकी कोर्ट होती है, जुवेनाइल कोर्ट, और सजा भी बहुत कम होती है। और ये दोनों बार चारों बच्चा जेल से भाग चुके थे। जेल अधिकारियों ने इसकी सूचना थाने पर भी दी थी, लेकिन इस तरह की सूचनाएं थाने पर एक हाथ से दी जाती हैं, दूसरे हाथ से वो कहीं फाइलों में दबी पड़ी रहती हैं। किसी को इतनी फुर्सत नहीं रहती कि उसको वेरीफाई करें कि ये भाग के कहाँ गए। जरा से खाने के लिए और नशे की पुड़िया खरीदने के लिए एक निरपराध व्यक्ति को इन लोगों ने गोली मार दी, इन लोगों को चाकुओं से गोद दिया और उसकी जान चली गई। ये बहुत गंभीर बात है समाज के लिए। उनकी उम्र जो मैक्सिमम, जो नाबालिग थे उनकी मैक्सिमम उम्र 15 साल और मिनिमम 11 साल थी। 11 से 15 साल के बच्चे नशे के आगोश में इस तरह से आ गए कि उनसे आप कुछ भी करा सकते हैं नशे के एवज में। आज की घटना,
देखिए, बेचारे निरपराध निरीह और गरीब सुनील की हत्या जिन 5 लोगों ने की, उनमें से 4 नाबालिग थे। नशे के बारे में मैं चूंकि बाराबंकी पोस्टेड रहा हूं, बाराबंकी नशे के कारोबार के लिए मशहूर है क्योंकि वहाँ ओपीएम की लाइसेंस्ड खेती होती है और ओपीएम फैक्ट्री गाजीपुर के लिए वहाँ से रॉ या क्रूड ओपीएम खरीद के भेजा जाता है, जहाँ दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। मतलब दवाइयों को तैयार करने के लिए ओपीएम को प्रोसेस किया जाता है। गाजीपुर ओपीएम फैक्ट्री के बारे में जो लोग जानते हैं या जो नहीं जानते हैं, बता दूं, ब्रिटिश पीरियड की ये फैक्ट्री है। ओपीएम, क्रूड ओपीएम की प्रोसेसिंग की जाती है और जो इस प्रोसेसिंग के बाद वहाँ से पानी निकलता है, मलबा कह लें या खराब पानी कह लें, वो आसपास तालाबों में, खेतों में जम जाता है या पड़ा रहता है और बड़ी संख्या में बंदर वहां रहते हैं। वो भी नशे के आदी हो गए हैं। वो उसी पानी को जो प्रोसेसिंग के प्रोसेस में इस्तेमाल होता है और बेकार होने के बाद बाहर बहा दिया जाता है, वो छोटी छोटी जो रिवुलेट्स हैं उसमें जाता है, उस पानी को पीते हैं और वहीं टुन्न पड़े रहते हैं बंदर भी। ओपीएम में इतना नशा होता है, अफीम में इतना नशा होता है, उसी को परिष्कृत करके और ये स्मैक हेरोइन बनाई जाती है। मैंने अपनी उस तैनाती के समय के बहुत डिटेल्स, कैसे ये बनाते हैं स्मैक को, कैसे ये हेरोइन को बनाते हैं, कैसे सप्लाई होती है, कितनी बड़ी चेन है, कितना प्रॉफिट है पर 10 ग्राम, पर 20 ग्राम, ये मैंने अपने पार्ट 64, 65 और 66 में बहुत ही तफसील से बताया है। बच्चों की इस नशे की आदत में बड़े बड़े घरों के लोग कितना रोते हैं। मजबूरी में वो बाराबंकी के बागों में लेटे हुए ऐसे ड्रग एडिक्ट्स को घर से खाना लाकर खिलाते हैं। घर में इसलिए नहीं ले जाते कि घर में छोटी छोटी चोरियां शुरू हो जाती हैं, तो उनको दिन में 2 डोज उसकी न्यूनतम आवश्यकता है किसी नशेड़ी की। एक पुड़िया में 2 डोज वो बनाते हैं, सुबह शाम की या 2-2 घंटे के बीच में। तब वो बिल्कुल उड़ने लगते हैं, दुनिया से बाहर हो जाते हैं। 2021 में जब मैं बरेली में था, डीआईजी रेंज और आईजी रेंज बरेली था, उस समय इस एक पुड़िया की कीमत लगभग 250 रुपये थी। बरेली भी वो जगह है जहां पर ओपीएम की खेती, लाइसेंस्ड खेती होती है, इसलिए नशे के कारोबार का दूसरा केंद्र बरेली भी है। और दिल्ली पुलिस का जो नारकोटिक्स सेल है, वो कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जब दिल्ली पुलिस वाले यहाँ आकर नशे के कारोबारियों के यहाँ रेड न करते हैं। तो ये और इसकी रेड का इसलिए भी ध्यान है कि जब कभी ऐसे नशेड़ी किसी अपराध में पकड़े जाते हैं तो थाने के प्रभारी या थाने के लोग चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हम जेल भेज दें, क्योंकि थाने में रोकेंगे तो उन्हें अपने पैसे से स्मैक पिलानी पड़ती है। क्योंकि नशे के अभाव में या नशे की जब उनको सनक लगती है, तब मुंह से झाग फेंकने लगते हैं, अकड़ने लगते हैं, पेट में मरोड़ जैसी होती है, उलटने पलटने लगते हैं। पुलिस को ये डर लगता है कि अगर ये मर गए तो कस्टोडियल डेथ मानी जाएगी, पूरा थाना सस्पेंड होगा, सबके खिलाफ मुकदमा कायम होगा। इस चीज से बचने के लिए वो खुद, क्योंकि पुलिस हैंड इन ग्लव्स रहती है इन नारकोटिक्स का व्यापार करने वालों के, पुड़िया लाकर वो खुद पिलाते हैं कि किसी तरह ये थाने से बाहर हो जाए, कोर्ट में पहुंच जाए, कोर्ट इसको जेल भेज दे, हमारा काम खत्म हो जाए। तो 250 से ज्यादा ही होगा इस समय रेट, कम होने का सवाल ही नहीं है।
ये नशेड़ी किसी काम के नहीं रह जाते, शरीर कमज़ोर हो जाता है, चलने फिरने में आसक्त हो जाते हैं, लेकिन बिना 2 डोज के ये जी नहीं सकते। तो उन 2 डोज के लिए ये चोरियां, लूट, छिनैती, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जैसे अगर आपके घर में, आपके आसपास टुल्लू चोरी हो जाए, गाड़ी की स्टेपनी चोरी हो जाए, खड़ी हुए 4 पहिया वाहन का शीशा तोड़कर उसका स्टीरियो निकाल लिया जाए, बाकी चीज़ें रहेंगी उसमें, लेकिन वो स्टीरियो निकाल के ले जाएंगे। खुले घर में अगर देख लिया कि यहाँ ताला कम लगता है, खुला हुआ है, लोग बाहर निकले, मॉर्निंग वॉक के लिए या इवनिंग वॉक के लिए निकले, इतनी देर में घुसेंगे। ऐसा सामान जिसको बेचने में 500 रुपये 800 रुपये मिल जाए, सिर्फ वही उठाएंगे। घड़ी आपकी दिखाई पड़ गई, उठा लेंगे। मोबाइल मिल जाए, उठा लेंगे। मोबाइल छीनने वाले जितने अपराधी हैं, इनमें 90% ड्रग एडिक्ट हैं। दिन में अगर 2 मोबाइल छीन लिया और उन्हें बेचा तो 5-7 दिनों का नशे का इंतज़ाम हो जाता है। इस तरह के अपराध, जो छोटे छोटे अपराध हैं, वो ये नशेड़ी लोग, ड्रग एडिक्ट लोग, जो स्मैक और हेरोइन के आदी हो गए हैं, घर वाले इन पे नज़र, पहले तो ये घर से ही कुछ न कुछ माता जी के पर्स से, फादर के पर्स से रखा हुआ पैसा, रखी हुई घड़ी, और जैसे ही घर वालों को अंदाज लगता है कि घर से चोरी होने लगी है, उन्हें फौरन पता लग जाता है कि उनका लड़का या उनकी लड़की ड्रग एडिक्ट हो गई है। अगर मोहल्ले में कोई दादा किस्म का आपराधिक व्यक्ति हुआ तो वो इनको इकट्ठा करता है। ऐसे 10-5 को इकट्ठा कर लेगा और उससे कहेगा, मैं पिलाऊंगा, ऐसा करो, कल ये काम कर दो, फलां जगह नकबजनी कर लो, घर में बाहर से ताला बंद है। सुपरवाइज करता है, जितना माल चोरी से या जितना माल लूट से बरामद होता है सब वो रखता है। इनको वही, आज तुमने काम नहीं किया, शाम की पुड़िया नहीं मिलेगी, तो ये भाग के जाएंगे, किसी न किसी को रास्ते में पाएंगे, लूटेंगे, चाकू मार देंगे, कट्टा दे देगा अगर वो दादा तो गोली मार देंगे, लेकिन उन्हें नशे की वो पुड़िया चाहिए। इतनी गंभीर स्थिति हो गई है। मोहल्ले में कौन कौन से लड़के ड्रग एडिक्ट हैं, ये सारे लोग जानते हैं। सबको रहती है जानकारी कि फला फला लड़का कुछ नशा करने लगा है। बेशक उनको ये जानकारी न हो कि नशा क्या करता है, लेकिन उनको जानकारी रहती है। लोग इन्हीं दादाओं या इनके क्रिमिनल कैरेक्टर से डरते हैं, इसलिए इनका नाम कहीं लेते नहीं। और पुलिस चूंकि इसमें शामिल रहती है, पुलिस चूंकि उसका लोभ होता है ऐसे लोगों से, इसकी वजह से पुलिस तक ये सूचनाएं पहुंचाने की किसी की हिम्मत नहीं होती कि साहब फला लड़का बेच रहा है या फला लड़का पी रहा है, पता करें साहब कहाँ से ले आ रहा है। कभी कभी जिसके घर के बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, वो बेचारे मारे मारे थानों पर घूमते हैं कि साहब ये फला जगह से ले आता है, उसको बंद कर दीजिए, इसे नहीं मिलेगी, हम संभाल लेंगे। लेकिन पुलिस कभी उस तरफ पैर भी नहीं बढ़ाती। कारण उसका आप समझ सकते हैं, गांधी जी के दर्शन हो जाते हैं, इसलिए पुलिस इन पर हाथ नहीं डालती। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस जिस इलाके में स्मैक, हेरोइन, गांजा, चरस, अवैध शराब बिकती है, कोई ये कहे कि पुलिस को जानकारी नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, वो सच्चाई से आंख मोड़ रहा है। बिना पुलिस के संरक्षण के ये अवैध कारोबार चल नहीं सकता। जब कभी इसकी शिकायत मिलती थी मुझे भी या मेरे मातहत लोगों को जो काम करना चाहते हैं,
वो कभी उस थाने या उस चौकी की फोर्स को नहीं भेजते थे, क्योंकि वो कभी पकड़ कर लाएंगे नहीं। दूसरे थाने के पुलिस बल को, दूसरे थाने के इंस्पेक्टर को दूसरी गाड़ी देकर, दूसरी सुविधा देकर वहाँ रेड कराई जाती है, तब जाके ये कहीं बरामद होते हैं। लोकल पुलिस, लोकल बीट का सिपाही, लोकल सब इंस्पेक्टर, लोकल थाने का अधिकारी कभी उन पर हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गियां होती हैं। देखिए, शुरू में ही समाज और पुलिस दोनों लोग मिलकर इस पर सख्ती की जाती, या सख्ती होती, या आज भी अगर सख्ती करे समाज और पुलिस दोनों मिलकर ईमानदारी से, तो ऐसे भटकते नौजवान को, ऐसे जो रास्ता भटक गए हैं, नशे के आदी हो गए हैं, कम से कम नए लोगों को इस नशे से बचाया जा सकता है। लेकिन न समाज, न राजनीतिज्ञ, न पुलिस इसको, इस भयंकर समस्या को कोई नहीं रोकता, बल्कि सभी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं और अपने अपने हिस्से का गंगा जल ले जाते हैं। इसका अगर कोई जीता जागता उदाहरण है तो वो पंजाब है। पंजाब में लगभग, यानी मैं सब नहीं कहता कि पूरी की पूरी नई पीढ़ी, लेकिन ज़्यादातर नई पीढ़ी के नौजवान नशे के आदी हो गए हैं, नशे में डूब गए हैं। घर वाले रोते हैं, कोसते हैं, पुलिस को कोसते हैं, नेताओं को कोसते हैं, सिस्टम को कोसते हैं, समाज को कोसते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। ये पूरी की पूरी नई पीढ़ी जो नशे में डूब गई है, इसी को देख के पंजाब को उड़ता पंजाब कहते हैं। नशे में उड़ रहे हैं, दूसरी दुनिया में हैं, जाने कहाँ खोए हुए हैं, जमीन पर नहीं है, परिवार के साथ नहीं है, उड़ रहे हैं, इसीलिए उसको उड़ता पंजाब कहते हैं। और लगभग पूरा पंजाब ही उड़ रहा है। और पंजाब में पिछले 3-4 इलेक्शंस में नशा ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है, और बड़े बड़े ओहदेदार लोग, बड़े बड़े नेताओं पर इस कारोबार को संरक्षण देने का आरोप भी है। गूगल सर्च करिए, आपको पता लग जाएगा। क्या पुलिस, क्या नेता, क्या मंत्री, आरोप लगे हैं। ये सच है गलत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन आरोप लगे हैं पंजाब पर इसका संरक्षण देने के लिए। ड्रग एडिक्शन की ये जो समस्या है, इस पर एक ब्लॉग है, अप्रतिम ब्लॉग। उसमें एक युवा गीतकार हैं, यंग साहित्यकार भी हैं, संदीप कुमार सिंह। उन्होंने इस नशे पर बिल्कुल, अभी इनकी ताजी एक कविता है, मेरी निगाह में पड़ी, और उसका क्या असर है ये भी उन्होंने लिखा है। मैं चाहता हूँ उसकी कुछ लाइनें आपको पढ़कर सुना दूँ, बाकी अगर आप चाहें तो अप्रतिम ब्लॉग पर इनकी पूरी कविता पढ़ सकते हैं। कुछ लाइनें मैं जो सुनाऊंगा वो संदीप जी की अनुमति की प्रत्याशा में ही पढ़ रहा हूँ। कि छा गया है मातम और वक्त रो रहा है, छा गया है मातम और वक्त रो रहा है, अरे देखिए जनाब ये मेरे देश में क्या हो रहा है। जम चुका है खून रगों में आज के नौजवान के, मिल जाती है गिरी हुई जवानी आजकल मैखानों में। परिवार जग रहा है राह तकते हुए, आने वाला कहीं सड़कों पे गिरा सो रहा है। विधवा हो रही हैं सुहागिनें, राखी पकड़कर रोती हैं बहनें। माँ बाप का सहारा बनना था वही बोझ बन रहा है, और ये मेरे देश में क्या हो रहा है। सरेआम लूट रहे हैं राह चलते राहगीरों को। मुझे पता नहीं कि इस घटना का संदीप जी को पता था कि नहीं पता था, लेकिन वो आसपास जो उनके घट रहा होगा वो लगभग ऐसा ही घट रहा होगा जो आज की घटना में घटा। कि सरेआम लूट रहे हैं राह चलते राहगीरों को,
निशाना बनाते हैं नशे के सौदागर अक्सर अमीरों को। न दीन धर्म ईमान है, टूटते शरीर बेजान हैं। किस पर उठाएं उंगली, मिली भगत से ये काम हो रहा है। अरे देखिए जनाब, ये मेरे देश में क्या हो रहा है। भाई संदीप कुमार सिंह ने ये अपने देश के परिप्रेक्ष्य में लिखा है, लेकिन ये कविता किसी भी देश के लिए मौजूद है, खासकर हमारे पड़ोसी देशों के लिए जहां नशा एक गंभीर समस्या है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सभी जगह ये बड़ी समस्या है और इसका निदान सिर्फ हम आप ही कर सकते हैं, समाज के लोग कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कुछ दोहे, एक बहुत ही यंग कवि है मनोज शर्मा, और वो सहायक अनुभाग अधिकारी भी हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के, जिसका क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में है। ये वहीं कार्यरत हैं, लेकिन नशे के लिए इन्होंने बहुत अच्छे दोहे लिखे हैं। ये लिखते हैं कि खाते अंधाधुंध सब, दूषित हुआ समाज, फंसे नशे के जाल में बड़े और बुजुर्ग, झुग्गी जैसा तन बना जो पहले था तुर्ग। मन से कुंठित हो गया, लगा नशे का रोग, हेय दृष्टि से देखते उसको सारे लोग। नशा शान से जो करे उसका होता नाश, ऐसे लोगों को भी को सभी कहते हैं अय्याश। नशेबाज कहते सभी, आती तनिक न लाज, बीवी बच्चे हो रहे रोटी को मोहताज। आज ये कविताओं और दोहों में मैंने कुछ ज़्यादा समय लिया, लेकिन ये समस्या गंभीर है और बहुत गंभीर है। आप आसपास अपनी नज़र रखें। और ये बच्चे, ये जो युवा पीढ़ी है, ये जो लड़के हैं, ये जो कम उम्र के बच्चे हैं, नशे की लत में पड़ गए हैं, इनको आपकी सहानुभूति की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। इन्हें आप पीट कर नशा नहीं छुड़ा सकते। डी एडिक्शन सेंटर प्राइवेट भी और सरकारी भी हर जगह उपलब्ध हैं। आपके छोटे शहर में अगर नहीं हैं तो पास के बड़े शहर में ज़रूर होंगे। शुरुआत में ही अगर आप इनको डी एडिक्शन सेंटर ले जाएं, वहाँ वो काउंसलिंग भी करते हैं, आप इनके साथ पूरी सहानुभूति दिखाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ न कुछ फ़र्क जरूर पड़ेगा। बहुत पुराने नशेड़ी हैं, उनका तो शायद कुछ नहीं हो सकता। हालांकि प्रयास किए गए हैं और तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि 10-10 साल के नशे के आदी भी लोगों ने नशा छोड़ा है। और ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कों के लिए, लड़के लड़कियां अब बराबर इस भागते हुए युग में, इस अंधाधुंध तेज गति वाले युग में, जहां हर चीज़ बहुत फास्ट चाहिए, सब धीरे धीरे इसी नशे के आगोश में आ रहे हैं। इसलिए इनके प्रति सहानुभूति दिखाइए, डी एडिक्शन सेंटर ले जाइए, इनको दूर मत भगाइए। आपके कलेजे का टुकड़ा है, कलेजे के पास रखिए, कोशिश करिए समझाने की, ज़रूरतें पूरी करिए। हो सकता है इससे कुछ फ़र्क पड़े। और ये नौजवान, सोचिए ये नौजवान आज बर्बाद हो गए, अगले 40-45 साल इनसे कितनी आशाएं होंगी, पढ़ाई से लेकर व्यवसाय तक। और पंजाब में तो बहुत धन की कोई कमी नहीं है, बहुत पैसा है लोगों के पास। एक ही कमी शायद हो गई, बच्चों का ध्यान नहीं दिया, वरना ऐसे पूरा का पूरा पंजाब उड़ने लगे कैसे संभव है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।